श्रोताओं, समय के साथ साथ सभी लोगों की जीवन शैली बदल रही है। खासतौर से युवाओं की जीवन शैली बहुत तेजी से बदल रही है और जीवन शैली को लेकर कुछ नई नई समस्याएं भी जन्म ले रही हैं और ये समस्या आगे चलकर बीमारी का, रोग का रूप धारण कर लेती हैं। आज जीवन शैली से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को लेकर, उनसे होने वाली बीमारियों को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अनिमेष चौधरी जी। डॉक्टर अनिमेष, इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत स्वागत करते हैं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अक्सर ये कहा जाता है कि जीवन शैली को लेकर जो बात होती है कि जीवन शैली बदलती जा रही है और ख़ासतौर से हम युवाओं की बात करें तो युवाओं की जो जीवन शैली बदल रही है उससे बहुत सारी नई नई समस्याएं जन्म ले रही हैं और उससे नए नए रोग सामने आ रहे हैं। तो जीवन शैली संबंधी बीमारियां क्या होती हैं? अभी तक जैसे सामान्य बीमारी होती है, बुखार है, मधुमेह है, रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, तो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां, इसका मतलब क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले जो बीमारियां होती थी, जैसे हैजा, बड़ी माता, टीबी, जो पहले ऐसी बीमारियां थी कि पूरे परिवार को, पूरे गांव को साफ कर देती थी। मृत्यु दर काफी ज्यादा थी। जैसे जैसे चिकित्सा विज्ञान उन्नति करता गया, हमने इन बीमारियों पे एक तरह से विजय पा ली। कोविड पे भी आप देख सकते हैं कि कोविड में पहली वेव और दूसरी वेव में जितनी दिक्कत हुई, बाद में उतनी दिक्कत नहीं हुई। तो जो इन्फेक्शियस बीमारियां होती हैं, बैक्टीरिया, वायरस या फंगस से फैलने वाली बीमारियां, उनके ऊपर हम चिकित्सा विज्ञान की सहायता से काबू पा सकते हैं। पर इससे क्या हुआ कि मनुष्य की उम्र बढ़ने लग गई और साथ ही चिकित्सा विज्ञान के अलावा विज्ञान के दूसरे क्षेत्रों ने भी प्रगति की और उससे हमारे पास कुछ ऐसे सुविधा के साधन आ गए जिससे हम जो सामान्य कार्य थे, अब बहुत सिंपल देखिए, अगर आपको सामान खरीदने भी जाना है तब मॉल संस्कृति आ गई। अब एक ही जगह में सब सामान खरीद सकते हैं। तो इन सब के कारण, या आपको टीवी का चैनल भी चेंज करना है तो आप रिमोट से चेंज कर सकते हैं बैठे बैठे, और आपको तब टीवी का चैनल भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, आप मोबाइल पे हर चैनल देख सकते हैं। तो इन सब कारणों से सुख सुविधाएं बढ़ती गई और आपकी जीवन शैली चेंज होती गई। इस चेंज हुई जीवन शैली के कारण नई बीमारियां आ गई जो तुरंत तो मृत्यु नहीं देती पर लंबे समय तक आपको दिक्कतें क्रिएट करती हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं जीवन शैली संबंधी बीमारियां, जो वर्तमान में चिकित्सा विज्ञान में और समाज में सरकार के लिए सबसे बड़ा सरदर्द है। जी, तो ऐसी कौन सी बात हो जाती है जो पहले पता नहीं चलती और आगे चलकर जो बीमारी का रूप धारण करती है? जीवन शैली संबंधी जो बीमारियां होती हैं वो ऐसे होती है कि एक छोटा सा पेड़ आपने लगाया और आपने ध्यान नहीं दिया तो बरगद जैसा विशाल हो जाता है और उस समय आप शायद कुछ नहीं कर पाते। और वो जो जीवन शैली संबंधी बीमारियां होती हैं वो अधिकतर केस में देखा गया है कि बाल्यावस्था से ही स्थापित हो जाती है। हमको कई बार, हम जब बीमारियों की बात करते हैं तो हम सिर्फ फिजिकल या शारीरिक बीमारियों के बारे में ही सोच पाते हैं कि आपको मोटापा आ गया, आपको ब्लड प्रेशर आ गया, आपको ऐसी कोई दिक्कतें आ गई। पर अगर आप देखेंगे तो जीवन शैली संबंधी बीमारियां सिर्फ शारीरिक नहीं होती, यह मानसिक भी होती हैं। लोगों में डिप्रेशन या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ये बहुत कॉमन हो गया है, उग्रता बहुत कॉमन हो गया है, लोग धैर्य खोते जा रहे हैं, लोग अपना कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं चीज़ों को। इसके अलावा सोशल चीज़ें, सोशल जो अंतर आते जा रहा है लोगों में जो उग्रता बढ़ती जा रही है, इकोनॉमिकल चीज़ें, लोग एक दूसरे के इकोनॉमिक अंतर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो यह सब भी कहीं ना कहीं इसी जीवन शैली की जो संबंधित बीमारियां हैं उन्हीं का एक हिस्सा है। तो यह सिर्फ शारीरिक नहीं है, इसका परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा है। आप देखेंगे तो शारीरिक, मानसिक, राजनीतिक और इकोनॉमिक, आर्थिक। तो आज के युवाओं में आप क्या देख रहे हैं कि वो जीवन शैली उनकी किस तरह से बदली है और कौन सी प्रमुख चुनौती आप देखते हैं? सबसे प्रमुख चुनौती होती है सूचनाओं की अधिकता, इन्फोडेमिक। जैसे हमने सुना पैंडेमिक, एपिडेमिक, वैसे ही होता है इन्फोडेमिक, सूचनाओं की अधिकता। जो किशोरावस्था या तरुणाई होती है वो एक बहुत ही डेलिकेट पीरियड होता है, बहुत ही एक ऐसा नर्म समय होता है जब आप बाल्यावस्था से वयस्क अवस्था की ओर जाते रहते हैं। बाल्यावस्था में आप पूरे इनोसेंट रहते हैं और आपका एक आउटर कंट्रोल रहता है, मतलब माता पिता और समाज के द्वारा आपके ऊपर कंट्रोल रहता है। वयस्क अवस्था में आप एक स्टेबल हो चुके रहते हैं अपने सामाजिक तौर से, आर्थिक तौर से, और आपका एक इनर कंट्रोल रहता है, मतलब आपको पता रहता है कि मुझे नियम कानून का पालन करना है और यह चीज गलत है, यह चीज सही है। उस समय ज्यादा कंट्रोल आपका बाहर से नहीं होता है। तो ये आउटर कंट्रोल से लेकर इनर कंट्रोल की ओर जब हम जाते हैं, इसके बीच का समय होता है तरुणाई। तरुणाई में दिक्कत ये आती है कि आप आउटर कंट्रोल सहन नहीं कर पाते, माता पिता या किसी का हस्तक्षेप, इनर कंट्रोल डेवलप नहीं हुआ रहता है। तो इस कारण से आप बहुत ज्यादा भटकते हैं। अब भटकने में आपके पास जितने रास्ते हैं, आप किसी भी रास्ते में भटक सकते हैं। वर्तमान समय में हमारे पास रास्ते बहुत ज्यादा हो गए हैं, सूचनाएं इतनी अधिक हैं कि आप किसी भी एक रास्ते में जा नहीं पा रहे, आप बार बार रास्ता चेंज कर रहे हैं। आप कोविड के समय देख सकते हैं। कोविड के एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि बहुत ही रिसेंट चीज है तो लोगों को जुड़ने में आसानी होगी। कोविड में देखिए, कोविड से पहले कितनी बीमारियां आई।
स्वाइन फ्लू भी आया था बीच में, आप ध्यान देंगे तो निपाह वायरस आया था, लोगों से याद भी ना हो। उसके पहले टीबी थी हमारे पास, हैजा था, बीमारियों तो हजारों बीमारियां आई और चले गई। कोविड के समय दिक्कत क्या हुई, इतनी मात्रा में सूचनाएं आई कि लोग कंफ्यूज हो गए। तो सूचनाओं की अधिकता आपको कंफ्यूज करती है और आप उससे परेशान हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं सूचनाओं की अधिकता के कारण व्यक्ति एक तो सूचना को लगातार देख रहा है, दिमाग उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, उसके कारण ही वो अपने स्वास्थ्य संबंधी गलत जानकारी ले रहा है, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी गलत जानकारी ले रहा है। विचारों को जो आगे बढ़ाना चाहिए, आपको जो विचारों को उगने देना चाहिए, पोषण देना चाहिए, वह पोषण आपको गलत मिल रहा है। तो आप कहीं ना कहीं वैचारिक रूप से और शारीरिक रूप से, दोनों रूप से आप दूषित होते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ये देखने में आ रहा है कि स्क्रीन टाइम लोगों का बढ़ता जा रहा है, खासतौर से युवाओं का, तो उसकी वजह से क्या क्या समस्याएं जन्म लेती हैं? जो मैंने इन्फोडेमिक की बात की अभी, सूचनाओं की अधिकता, उसी का एक दूसरा रूप है स्क्रीन टाइम बढ़ना। तो स्क्रीन टाइम बढ़ने के कारण होता क्या है कि एक तो आज लगातार आप रील्स देखते रह रहे हैं, लगातार आप मोबाइल को, आपको वो चीज देखना नहीं है, फिर भी उन्होंने ऐसे बनाया हुआ है, उनका सिस्टम ऐसा है कि आप लगातार उसको देख रहे हैं। तो एक माना जाता है कि आप अपने 24 घंटों को 3 हिस्सों में बांटना रहता है। 8 घंटे आप अपना जो कार्य है, जीवन शैली संबंधित या आर्थिक रूप से उत्पादन वाला कार्य कीजिए, 8 घंटे रिक्रिएशनल एक्टिविटी कीजिए। रिक्रिएशनल एक्टिविटी मतलब अपने मस्तिष्क को और अपने शरीर को स्वस्थ और शांत, रिलैक्स करने के लिए, जिसमें आप खेलना कूदना हो सकता है, परिवार के साथ समय बिताना, गार्डन में घूमना, हरियाली में रहना, जिससे आपके मस्तिष्क को आराम लगे, वो करना चाहिए। और 8 घंटे सोना चाहिए। पर सोशल मीडिया के आने के बाद और गैजेट्स हर हाथ में आने के बाद हर व्यक्ति का मैक्सिमम टाइम इन गैजेट्स के साथ जा रहा है। ना वो अपने आर्थिक रूप से उत्पादन को प्रॉपर समय दे पा रहे हैं, ना रिक्रिएशनल एक्टिविटी को प्रॉपर समय दे पा रहे हैं, ना सोने को प्रॉपर समय दे पा रहे हैं। तो ये 8 घंटे का जो बंटवारा था, अब पूरा स्क्रीन टाइम ले रहा है। आप लगातार स्क्रीन में जाते जा रहे हैं, आप अलग अलग लोगों को देख रहे हैं। वह लोग जो आपके सामने कुछ बहुत अच्छे आर्थिक रूप से बहुत संपन्न लोग आ रहे हैं, शारीरिक रूप से सुदृढ़ बहुत अच्छी बिल्ट वाले लोग आपके सामने आ रहे हैं, बहुत सुंदर लोग आ रहे हैं, किसी भी फिल्टर के कारण कैसे भी, और आप सोचते हैं मैं ऐसा बनूंगा, मैं इतने पैसे वाला बनूंगा, मैं इतने अच्छा शरीर बनाऊंगा, मैं इतनी अच्छी सुंदरता हासिल करूंगा, या मैं इतनी अच्छी पढ़ाई करूंगा, मैं इतना अच्छा सफल होऊंगा। पर उन्होंने उस चीज के लिए जो मेहनत की, आप वह समय सोशल मीडिया को दे रहे हैं जी। आप बनना तो चाह रहे हैं, पर आप बनने के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं मानसिक रूप से। और यही कारण भी है जो मानसिक रूप से दिक्कतें कर रहा है। तो स्क्रीन टाइम आपको शारीरिक रूप से मोटापा करा रहा है, मानसिक रूप से डिप्रेशन करा रहा है, और आपके भविष्य के लिए जो योजनाएं हैं उनको भी पूरा नहीं करके आपको कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से कमजोर भी करा रहा है। तो इसका समाधान क्या हो, किस तरह से इससे बाहर निकला जाए? सबसे बड़ा समाधान तो है आत्मनियंत्रण, क्योंकि आप काजल की कोठरी में है तो काले तो होंगे, पर यह है कि आप कितना कम समय उस पर बिताते हैं। तो स्क्रीन टाइम के लिए आप तो मोबाइल में कई बार ऐसी भी चीजें आ चुकी हैं कि वो आपका स्क्रीन टाइम बताते हैं, पर सबसे पहले आप डिसाइड कीजिए कि जब आप स्क्रीन में नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे। जब तक आपके पास प्लान बी नहीं रहेगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप हमेशा कुछ अपनी हॉबीज डेवलप कीजिए कि मैं गार्डनिंग करूंगा, मैं घूमना चालू करूंगा, मैं परिवार के साथ समय बिताऊंगा, मैं कविताएं लिखूंगा, मैं सिंगिंग करूंगा, मैं म्यूजिक सीखूंगा, मैं जिम जाऊंगा। कोई भी एक हॉबी डेवलप कीजिए, और उस समय जब आप जाए तो उस समय मोबाइल को छोड़ दीजिए। इस चीज को समझिए। लोगों को लगता है कि मैं अपने पास मोबाइल नहीं रहूंगा, कोई इंपॉर्टेंट कॉल आ गया तो। जब मोबाइल नहीं थे, जब सिर्फ टेलीफोन थे या सूचनाओं का आदान प्रदान थोड़ा स्लो था, तब भी इंपॉर्टेंट सूचनाएं आती थी और कोई दिक्कत नहीं होती थी। तो कम से कम 2 से 4 घंटे मोबाइल रखना छोड़िए दिन में। रात में कोशिश कीजिए कि खाना खाने के बाद मोबाइल मत यूज कीजिए। 9 या 10 बजे के बाद अपना मोबाइल और वाईफाई दोनों ऑफ कर दीजिए, या फिर नेट ऑफ कर दीजिए और वाईफाई ऑफ कर दीजिए। सिर्फ फोन को सिंपल, अगर इंपॉर्टेंट कॉल आ पाए उतना ही बस अपना फोन ऑन कीजिए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लोग सोना भूलते जा रहे हैं। लगातार स्क्रीन के कारण जो ब्लू लाइट्स आंखों में आती है, इससे मेलेटोनिन नामक एक तत्व होता है जो अब सीक्रेट कम हो रहा है, जिससे आपको साउंड स्लीप, अच्छी नींद नहीं आ रही। अच्छी नींद नहीं आने के कारण बाल्यावस्था और किशोरावस्था में अगर आप अच्छी नींद नहीं ले रहे हैं तो वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था में आपको अल्जाइमर की बीमारी होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है, जिसमें याददाश्त कम होती है। तो मैंने जैसा बोला कि जो जीवन शैली आप अभी गड़बड़ कर रहे हैं, अगर आप अभी मोटे हो रहे हैं तो भविष्य में आपको डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को तुरंत तो नहीं होगा। यदि आप अभी मानसिक रूप से डिप्रेस हैं तो भविष्य में आपको मानसिक बीमारियां होंगी, जिसमें आपको पागलपन या सर्जोफीनिया भी हो सकता है। और यदि आप प्रॉपर नींद अभी नहीं ले पा रहे हैं तो भविष्य में आपको अल्जाइमर या याददाश्त जाने की बीमारी हो सकती है। वैसे ही आप देखिए कि अभी की जो जनरेशन है, पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है, साथ ही बहुत सारे ऐसे नशे की तरफ भी जा रही है। तो अभी आप जितना ज्यादा धुआं अपने फेफड़ों के अंदर लेंगे, 20 से 30 साल बाद आपको दमा बीमारियां होंगी। तो अभी अगर आप सुधर जाते हैं, अभी आप ध्यान देते हैं अपने स्वास्थ्य की तरफ, हर तरीके के स्वास्थ्य की तरफ, तो आने वाला समय आपके लिए बहुत बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, ये आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, और हमारे युवा साथियों के पास ये समय है कि यदि वो युवावस्था में ही अभी अपने आप पर नियंत्रण कर लें और आपकी सलाह पर अमल करें तो वो भविष्य में होने वाली गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। डॉक्टर साहब, अभी ये भी देखा जा रहा है कि युवाओं में
फूड हैबिट को लेकर काफ़ी परिवर्तन आया है और वो युवा नए नए डिशेस और घर के बाहर खाना चाहते हैं, तो नए नए स्वाद की तलाश में वो भटकते रहते हैं। तो फूड हैबिट को लेकर आप क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे हमारे युवाओं को? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है और मैं एक इसमें यह भी बात बताना चाहूंगा कि एक्चुअली जो फूड हैबिट की हम बात करते हैं ये कहीं ना कहीं नशा है। कई बार आप देखिएगा कि हमारे यहाँ जो अफीम है बैन है और आप आसानी से हर जगह अल्कोहल भी नहीं बेच सकते, इवन तंबाकू भी हर दुकान में नहीं बिक सकता, पर चीनी शुगर हर दुकान में बिकती है। और यह बात कोई बताता नहीं है कि चीनी मॉर्फिन से कई गुना ज्यादा एडिक्टिव है। जो उसका नशा होता है, एडिक्टिव मतलब दो तरीके के नशा होते हैं। एक, आपको उस चीज की आदत पड़ गई, जैसे चाय की कॉफी की आदत पड़ती है, तो वैसे चीनी की आदत पड़ जाती है। और यह जो आदत है, अगर आपको मॉर्फिन की जो आदत पड़ रही है उससे कई गुना ज्यादा होती है। चीनी आपको एक यूफोरिया कराती है, मतलब आपको खुश करवाती है। अगर आप अधिक मात्रा में चीनी लेंगे तो आपको अच्छा फील होगा। तो जैसे जैसे डिप्रेशन बढ़ते जा रहा है, लोगों चीनी की मात्रा बढ़ती जा रही है। हर कोई अपने घर में चाय के साथ या किसी न किसी रूप में चीनी रोज ले रहा है और उसको पता भी नहीं कि वो रोज 2 से 3 चम्मच चीनी खा रहा है। यह चीनी एम्प्टी कैलोरी होती है, बिना किसी फायदे के ऊर्जा बस देती है और आपको मोटापा कराती है। और जब भी आप डिप्रेस होते हैं तो आपको उस समय चीनी या मोटा खाना, ये कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाने की इच्छा होती है। तो हमारी सोशल कंडीशन के कारण जो दिक्कतें आ रही हैं, उसके कारण लोगों की फूड हैबिट चेंज होती जा रही है। वो आउटिंग कर रहे हैं, वो ऐसा खाना खाना चाहते हैं जो तुरंत उनको एनर्जी दे, जो उनको तुरंत फायदा दे। एक बहुत अच्छा शब्द होता है रिस्क बिहेवियर। रिस्क बिहेवियर क्या होता है, जो एडोलसेंस में देखा जाता है, तरुणाई में देखा जाता है, वह यह होता है कि तत्कालिक खुशी के लिए लोग लॉन्ग टर्म के कॉम्प्लिकेशन को ध्यान नहीं देते। यह बहुत कॉमन होता है युवा अवस्था में। तो आप जब कार्बोहाइड्रेट युक्त खाना खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तत्कालिक आपको खुशी मिलती है, लॉन्ग टर्म में आपको दिक्कत होता है। तो इसके लिए ध्यान देना चाहिए, खासकर भारत में ऐसा है। और जो वेजिटेरियन है, जो सिर्फ शाकाहारी है, उनको यह ध्यान देना चाहिए कि अगर आप अपने खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो क्रेविंग है शुगर को लेके वो कम हो जाएगा। तो खाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ाइए। फैट, जो अच्छे फैट है, मतलब घी या अंडे का येलो भाग, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि अंडे का येलो भाग नहीं खाना चाहिए। अंडे का येलो भाग में गुड फैट होता है और पूरे विटामिन होते हैं। तो घी, अंडे का येलो पोर्शन, यह सब लोगों को खाना चाहिए अगर आपको डॉक्टर ने मना नहीं किया है तो। और इसके साथ कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल, शक्कर, आलू, ये सब चीजें कम मात्रा में खाना चाहिए। आपके खाने का सिर्फ 20% ये होना चाहिए। तो अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी क्रेविंग कम हो जाएगी। अभी जैसा कि कहा जा रहा है कि मोटे अनाज का प्रयोग करने से स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसमें एक घटना देखी गई थी कि जो हरित क्रांति हुई, तो हरित क्रांति से ये बात तो बहुत साफ थी कि भारत देश की भुखमरी में बहुत आराम मिला, लोगों तक खाना पहुंचा। हरित क्रांति क्या थी कि मोटे अनाज का उत्पादन हमने कम करके उस समय गेहूं और चावल का उत्पादन बढ़ाया। गेहूं और चावल के उत्पादन वह आसानी से उत्पन्न हो जाते थे, उनका संरक्षण आसान था और लोगों तक पहुंचाना आसान था। पर कहीं ना कहीं गेहूं और चावल लोगों में डायबिटीज, मोटापा बढ़ाए, क्योंकि इनका पचना भी आसान था, ये तेजी से पच जाते थे। तो यह पाया गया कि हमारे जो पुराने अनाज थे, जब हम बाजरा, जौ, रागी ये सब जो खाते थे, ये पकते धीरे धीरे थे, पचते भी धीरे धीरे थे। तो अगर आप इनको लेते हैं तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक शब्द होता है, इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ये धीरे धीरे शरीर को एनर्जी देते हैं, लंबे समय तक शरीर में रहते हैं, फाइबर ज्यादा देते हैं, इससे आपके शरीर की उपपचय की क्षमता इंप्रूव हो जाती है। तो ये बहुत ही एक अच्छा सरकार के द्वारा और बहुत ही अच्छा उपक्रम है। बहुत अच्छा संदेश जा रहा है लोगों को कि वापस अपनी जड़ों की तरफ लौटिए। जितना हो सके अपने खाने में मोटा अनाज शामिल कीजिए। पूरा मोटा अनाज शामिल नहीं कर पा रहे तो एटलीस्ट मिक्स ग्रेन, मिला हुआ आटा जो होता है, मोटा अनाज और गेहूं का आटा, उसको शामिल कीजिए। यह खाना आपको भविष्य में डायबिटीज, हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से बचाएगा, पेट में जो लोगों को दिक्कतें हो रही हैं उन दिक्कतों से बचाएगा, आपको स्वस्थ रखने में हेल्प करेगा और आपकी जो खाने की क्रेविंग है उसको भी कम करेगा। तो बिल्कुल इस दिशा में लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। डॉक्टर साहब, युवाओं में एक जो बहुत ही खतरनाक समस्या सामने आ रही है वो है चिड़चिड़ापन और अवसाद की। आजकल युवाओं में अवसाद काफी देखा जा रहा है, तो इसके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? चिड़चिड़ापन और अवसाद का जो प्रमुख कारण मुझे लगता है आज की डेट में, उसके एक प्रमुख कारण तो है सोशल मीडिया, अगेन इन्फॉर्मेशन की अधिकता, और लगातार लोग दूसरों को अपना आइडियल मान रहे हैं, जबकि वह अपने निजी जो मानव इस समय 2 तरीके की जीवन जी रहा है, एक वास्तविक जीवन और एक आभासी जीवन। और जैसे जैसे युवा पीढ़ी जो है यह आभासी जीवन में अपना समय ज्यादा व्यतीत कर रही है और वास्तविक जीवन से कटती जा रही है। और जब वह वास्तविक जीवन में आती है तो वह देखती है कि आभासी जीवन से बहुत अलग है, आपकी सोशल मीडिया में जो चीजें हैं उससे बहुत अलग है, और इसलिए वो चिड़चिड़ी हो जा रही है, उग्र हो जा रही है। हमारी जो आजकल की मूवीज हैं इनको भी आप इस चीज का थोड़ा कुश्रेय देंगे ही कि वहां भी दिखाते हैं कि जो हमारे
हीरो हैं वो बहुत उग्र है, वो लोगों से लड़ाई करते हैं, वो नियम कानून पालन नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी पे ये भी असर पड़ता है, अरे वो तो हीरो है और वो ऐसा कर रहा है। तो कहीं ना कहीं इन सभी का, जो भी लोग हमारे आइडियल हैं, जो आदर्श हैं, उनका यह एक कर्तव्य बनता है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को समझे कि हम समाज को क्या संदेश दे रहे हैं। तो आप लोगों का आदर्श सही कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि हमें नियम पालन करना है, आपको पता होना चाहिए कि जीवन की वास्तविक जीवन में ये कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों से घबराना नहीं है और आप उग्र होकर उन कठिनाइयों को जीत नहीं सकते। जब आप किशोरावस्था से युवावस्था में जाएंगे तो आर्थिक उपार्जन के लिए आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। आप सिर्फ सोशल मीडिया या बहुत कम समय में अधिक पैसे कमाने की आप उम्मीद नहीं कर सकते, और साथ ही आप समाज में हर कोई आपके अनुसार नहीं चल सकता, तो कभी आपको झुकना पड़ेगा, कभी सामने वाला झुकेगा। तो इन सब चीजों को जब वास्तविक जीवन की कठिनाइयों को युवा समझेगा तब उसमें उग्रता कम होगी। पर सबसे पहले इसके लिए आपको सोशल मीडिया से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी, या फिर सोशल मीडिया में आप उन चीजों जुड़िए जो सिर्फ सकारात्मक बात करते हैं। जो नकारात्मक बात करते हैं या जो आपके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लाते हैं, उनसे आपको अवसाद ही बढ़ेगा। तो आप सही चीज चूज करेंगे तो फायदा होगा। तो डॉक्टर साहब, अंत में हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमारे युवा श्रोताओं को जीवन शैली से होने वाली बीमारियों के बारे में क्या सलाह देना चाहेंगे, क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मेरा यही सलाह है सभी को कि जीवन शैली से होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनकी रोपण है, पौधारोपण, वह युवावस्था में ही होता है। यदि इस समय आप अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सही रखेंगे तो भविष्य में आप बहुत सुरक्षित रहेंगे। यह बात ध्यान में रखना है कि अभी हम जिस कंडीशन में रह रहे हैं, जिस वातावरण में रह रहे हैं, आने वाले समय में वह वातावरण बिगड़ेगा। आने वाले समय में पॉल्यूशन बढ़ेगा, पानी अच्छी मात्रा में उपलब्ध नहीं रहेगा, खान पान के जो पदार्थ हैं उनके भी न्यूट्रिशंस वैल्यू कम होगा। तो बहुत आवश्यक है कि आप इस समय अपने शरीर को मजबूत रखें ताकि भविष्य में आपका शरीर मजबूत रहे। जो भी उनसे दिक्कतें हैं, आपको पता है कि क्या दिक्कतें हैं, आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपके पास पर्याप्त जानकारियां हैं, बस उनको इम्प्लीमेंट कीजिए और अपने आप को, अपने परिवार को, अपने आसपास के वातावरण को, अपने समाज को स्वस्थ रखिए। आप ही आने वाले समय की नींव हैं। आप स्वस्थ रहेंगे तो आने वाला समाज स्वस्थ रहेगा। बहुत अच्छी बात कही डॉक्टर साहब आपने। तो अपनी जीवन शैली को सुधारने के लिए वो अपने दैनिक क्रियाकलापों में किस तरह की रूटीन अपनाएं, क्या क्या करें? वो सबसे पहली बात तो सुबह उठने की आदत डालिए। हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक सभी प्राणियों की रहती है कि सूर्योदय में उठना है, रात में सोना है। तो सबसे पहले सुबह उठने की आदत डालिए। सुबह उठ के कोशिश कीजिए 1 से 2 घंटा आप अपने शरीर को दीजिए आराम से। आप बहुत एक्सरसाइज नहीं कर सकते, जिम नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट सुबह आधे से 1 घंटा टहलिए और प्रॉपर योगा कीजिए। योगा का सबसे सामान्य रूप जो होता है सूर्य नमस्कार होता है। सिर्फ प्राणायाम को योगा का रूप मत समझिए, एटलीस्ट सूर्य नमस्कार कीजिए, जो हम स्कूलों में पीटी समझते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग, उसको कीजिए। शुरू के 1 से 2 घंटे अपने आप को दीजिए। उस समय मोबाइल से, सोशल मीडिया से दूर रहिए। उसके अगले 2 घंटे अपने परिवार को दीजिए, आपके माता पिता, पत्नी, बच्चे, उनको दीजिए 2 घंटे। उस परिवार को आप रहिए, बैठिए, आप बात कीजिए। दिन भर की दिनचर्या आपको क्या होना है उसके एक प्लान कीजिए पहले से कि मैं आज दिन भर ये करूंगा। और रात को सोते समय आप ये देखिए कि मैंने जो प्लानिंग की थी उसमें मैं कितना सफल हो पाया। आप असफल हो गए कोई बात नहीं, अगले दिन उसको और कोशिश कीजिए, अगले दिन और कोशिश कीजिए। असफल होने का मतलब है कि आपने कोशिश की और आप निरंतर उस कोशिश को सुधारते रहिए और कोशिश कीजिए कि एक लंबे समय में हम उस चीज में सफल हो जाएं। तो जब आप सुबह के 2 घंटे अपने आप को देते हैं, उसके बाद एक दिन भर प्लानिंग के हिसाब से चलते हैं और रात को उस प्लानिंग में आप सफल रहते हैं, तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जीवन शैली अपने आप ही इंप्रूव होते जा रही है और आप अपने आप में अच्छे होते जा रहे हैं। तो डॉक्टर अनिमेष चौधरी जी, आज आपने युवाओं में जीवन शैली संबंधी बीमारियों को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी, उपयोगी जानकारी दी, और हम समझते हैं इन जानकारियों पर अमल करके हमारे युवा साथी अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे, और स्वस्थ रहेंगे तो सफल भी होंगे, और सफल रहेंगे तो उनका परिवार और देश सफल रहेगा, खुशहाल होगा। आपकी जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।